हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम MDU-BE-CXM ज्योग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा लेटेस्ट पैटर्न है MCQ टाइप। अब तक हमने ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर 4 वीडियो डालनी है दी हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो आप चैनल पर जा पहले वो ज़रूर देख लें और आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब पार्ट 5 शुरू करते हैं। जो हमारा सुदूर संवेदन पढ़ रहे थे हम, उसमें जो उपग्रह द्वारा सुदूर संवेदन किया जाता है, सैटेलाइट द्वारा रिमोट सेंसिंग की जाती है, उसमें जो सैटेलाइट के कुछ फीचर पढ़ रहे थे। जैसे सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या होता है, परिक्रमा पथ जिसे कहते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसके चारों हमने कोई भी सैटेलाइट छोड़ा, वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करने लग जाएगा। अगर वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इक्वेटर लाइन के प्लेन में, भूमध्य रेखा के नज़दीक, तो उसे इक्वेटर या उसके 0 डिग्री एंगल बनाए या 180 डिग्री, और जब 90 डिग्री पर बनाए तो पोलर हो जाता है, पोलर ऑर्बिट, इक्वेटर ऑर्बिट। और ये कुछ अब स्पेशल केस हैं, जैसे भूतुल्यकालिक पथ कब कहेंगे, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जब उपग्रह द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि के बराबर हो। मतलब जो उपग्रह है और जो पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि है, मान लो ये सैटेलाइट मूव कर रही है, यहाँ से शुरू की और यहीं पर आ गई, जितने टाइम में ये आई और जो पृथ्वी की अपने एक्सिस पर रोटेट करती है वो स्पीड बराबर हो जाए। मतलब जो ऑर्बिट, जब टाइम ऑफ सैटेलाइट आए यहाँ पर, जितने में सैटेलाइट उसका एक चक्कर लगा रही है उतने में पृथ्वी उसके अकॉर्डिंग घूम जाए, मतलब पृथ्वी के समान चलना। और भूस्थिति में क्या होगा, इसी का एक पर्टिकुलर केस है। अगर इक्वेटर लाइन के ऊपर चल रही है, इक्वेटर लाइन के प्लेन में, तो भूस्थितिक हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटर पर से देखें तो हमें वो बिल्कुल वो स्थिर दिखेगी, मतलब हिलती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि वो भी पृथ्वी की जितनी स्पीड से मूव कर रही है उतनी स्पीड से सैटेलाइट मूव करेगी, तो हमारे साथ साथ मूव करेगी। जैसे दो गाड़ी चल रही हैं, एक ही स्पीड है, तो हमें ये लगेगा दोनों बिल्कुल एक स्थिर हैं। और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं ये सैटेलाइट, भूस्थितिक पथ बनाते हैं जो 36,000 किलोमीटर। इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है उसके प्लेन में है। और किस लिए काम किए जाते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा कॉलिंग होती है जो भी सैटेलाइट के द्वारा, और जो मौसम संबंधी जानकारी के लिए। भूस्थितिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, यहाँ पर ऑर्बिट पथ जो उनके द्वारा जो परिक्रमा पथ। अब सूर्य तुल्यकालिक पथ, भूतुल्यकालिक पढ़ लिया, भूस्थितिक और सूर्य तुल्यकालिक। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ऐसा पथ जो सूर्य और पृथ्वी के साथ समान संबंध बनाए रखे। मतलब सन, यहाँ पर सन मान लो, यहाँ पर सन है और ये सैटेलाइट मूव कर रही है। इस तरीके से हम उस ऑर्बिट, मतलब उस सैटेलाइट को छोड़ें, सूर्य जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो और सैटेलाइट का उस तालमेल बैठा रहे, मतलब हर एक कवर कर ले वो सैटेलाइट जो है, मतलब हर क्षेत्र को कवर कर ले। सूर्य का प्रकाश चलता रहेगा और पृथ्वी भी घूमती रहेगी और सैटेलाइट भी घूमती रहेगी। इन तीनों का जब कम्बिनेशन हो जाएगा ना, उसे सूर्य तुल्यकालिक पथ कहेंगे। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि MCQ आएंगे। ये किस ऊंचाई पर होता है, 700 से 900 किलोमीटर के बीच में होता है। ये किस लिए काम किया जाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। अब डायरेक्ट MCQ आ जाएगा। सौर दिवस 4 मिनट बड़ा होता है नक्षत्र दिवस से। सौर दिवस और नक्षत्र दिवस क्या होते हैं, नक्षत्र दिवस उस टाइम को कहते हैं, मान लो अगर आप अभी किसी तारे को देख रहे हो, पूरे वो 23 घंटे 56 मिनट बाद आपको वहीं दिखेगा। और सूर्य के केस में वो 24 घंटे होगा, 4 मिनट का फर्क होता है। सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी पूरी घूमगी और पूरे 24 घंटे बाद सूर्य दिखेगा वहीं, तो 4 मिनट। अब ये पैसिव सिस्टम होता है, एक्टिव सिस्टम होता है दूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के लिए।
जिसमें सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है वो निष्क्रिय है, मतलब अपने पास से कोई भी पैसिव है। और सक्रिय में अपनी खुद की ऊर्जा होती है, रेडार इसका एग्जाम्पल है। सूर्य ऊर्जा फोटोग्राफी करते हैं हम जो एरियल फोटोग्राफी, उसमें भी सूर्य की ऊर्जा प्रयोग किया जाता है। अब इसके लाभ क्या हैं दूर संवेदन के? दूर संवेदन के लाभ क्या है? बर्ड आई व्यू, विहंगम दृश्य दिखता है हमें, मतलब जो ऊपर से देखने पर हमें कैसे दिखेंगी चीज़ें, और वास्तविक सूचनाएं मिलती हैं हमें, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगे होते हैं, एक एक मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, वो वास्तविक जो हमारे पृथ्वी पर चीज़ें घटित हो रही हैं। अब क्या है, फास्ट है और एफिशिएंट है, बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है और शीघ्रता से मिलती है, कम खर्चीला भी, और डिजिटल एक्सप्लेनेशन है, मतलब वो मशीन ही कर देती है सब काम, उसका आंकड़ों के रूप में अंकों में दर्शाना डिजिटल एक्सप्लेनेशन कहते हैं। अंकीय विस्तारपूर्ण परिवर्तनों को समझने में सहायक, जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट, मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज है, जैसे और भी कोई चेंज है, फॉरेस्ट में चेंज आ रहा है, लैंड कवर में चेंज आ रहा है, शहर से नगर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, प्रदूषण है, जो चेंज आ रहा है उसको समझने में सहायक है, क्योंकि वो रिपीटेशन में है ना। अब जो सैटेलाइट है वो ऐसा तो नहीं एक चक्कर लगा कर वापस आ जाएगी, वो लगाती रहती है चक्कर, तो उसकी रिपीटेशन में मान लो यहाँ से गुजरी, काफ़ी टाइम बाद यहीं से फिर गुजरेगी वो सैटेलाइट, तो जो चेंज आएगा उसे भी हम मेज़र कर सकते हैं। और जो मौसम का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पर, क्योंकि काफ़ी ऊपर से देखते हैं ना, और सभी मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके सभी रीजन में एक्टिव होती है। और सुदूर संवेदन है, उसकी अवस्थाएं क्या हैं? स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब ये इस चैप्टर का जो कंक्लूजन टाइप कह लो आप, सार है मतलब। अब रिमोट सेंसिंग करने के लिए क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं हम? पहले तो ऊर्जा स्रोत चाहिएगा हमें, एक्टिव हो या पैसिव हो। एक्टिव में अपनी खुद की लाइट होनी चाहिए उसी यंत्र की, और पैसिव में वो सूर्य की लाइट का यूज़ करता है। और ऊर्जा का संचरण, मतलब जो उस यंत्र से ऊर्जा का संचरण होगा, वो संवेदक यंत्र जो होगा हमारा, उससे जिस चीज़ का हमें सुदूर संवेदन करना चाह रहे हैं वहाँ तक जो ऊर्जा पहुँचेगी उसको ऊर्जा संचरण, ये दूसरी स्टेज होगी हमारी। तीसरी स्टेज क्या होगी? जो वो हमारे वायुमंडल में एंटर करेगी तो वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा उस पर। क्या प्रभाव पड़ेगा? जो वायुमंडल में हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर ड्रॉपलेट हैं, कुछ तो उसको रिफ्लेक्ट कर लें, कुछ एब्जॉर्व कर लें, और फिर जो उस सरफेस पे जाएगी वायुमंडल से होकर, फिर वो सरफेस पे जाएगी। अब जो हमारी ऊर्जा है वो वायुमंडल से होकर सरफेस पर जा रही है, जिस क्षेत्र का हम सुदूर संवेदन करना चाह रहे हैं, मतलब उस चीज़ का पता लगाना चाह रहे हैं, उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अब उस सरफेस पर जाकर फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर या एब्जॉर्ब होकर जो भी है परावर्तित या फिर उत्सर्जित ऊर्जा, ऐसे भी क्षेत्र का हमें सुदूर संवेदन करना पड़ सकता है जहाँ से ऊर्जा निकल भी रही हो, एमिट कर रहा हो। परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा फिर वायुमंडल में दोबारा आएगी, फिर उस पर प्रभाव पड़ेगा। वाटर ड्रॉपलेट या फिर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो उसका रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग कर सकते हैं। अब जो वायुमंडल में से फिर बाहर जाएगी, उस दूर जो हमने यंत्र लगाया था वहाँ से हमें डाटा को इकट्ठा करेंगे, और उसकी हमें फ़ोटो या इमेजरी, एरियल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हम फोटो प्राप्त करेंगे, और इमेजरी जो हमारा इंफ्रारेड रीजन, मतलब विजिबल रीजन को छोड़कर बाकी सभी में इमेजरी को प्राप्त करेंगे। वो हीट मैप के थ्रू, मतलब थीमेटिक मैप रंगों के माध्यम से दर्शाएंगे। जैसे हमने क्रिकेट में देखा होगा, वो दिखाते हैं बॉलर ने किस लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की है, वहाँ पर वो मैप दिखा देते हैं, उस कलर भर देते हैं। ऐसे ही हमें पता चल जाए यहाँ पर कोई चीज़ है तो वहाँ पर कलर भर देंगे। और इमेजरी में जो हमारा जो अभी किसानों द्वारा पराली जलाने
कहीं भी आग लग जाती है वहाँ पर हीट मैप के द्वारा दर्शाया जाता है। और जो अब जो डाटा कलेक्शन कर लिया उससे हमें इमेजरी या फोटो प्राप्त कर ली। अब डाटा को क्लासीफाई करेंगे। डाटा बहुत सारा हो जाएगा, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ में ले लेंगे और उसका मानचित्र या टेबल बना लेंगे। उससे मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसरण, ये मेरी लास्ट स्टेज है। पहले था हमारा ऊर्जा स्रोत, और ऊर्जा को जिस क्षेत्र पे हमें पहुंचाना है वहाँ से उसका संचरण, फिर वायुमंडल का प्रभाव, सरफेस पे पहुंचने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी उस पर, फिर वायुमंडल का प्रभाव, फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारी ऊर्जा आएगी उसको डिटेक्ट करना, उससे डाटा प्राप्त करना, और फोटो और इमेजरी बनाना, उससे प्रतिबिंब कहते हैं इमेजरी। फोटो और इमेजरी में मेन डिफरेंस, इसमें तो विजिबल रीजन होता है सिर्फ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाकी रीजन भी इमेजरी, जैसे इंफ्रारेड है, अवरक्त जी कहते हैं जिसे, और माइक्रोवेव, रडार क्लासीफाई करते हैं फिर हम डाटा और फिर मानचित्र एवं सारणी के रूप में। अब इसके लाभ क्या हैं? ऑर्बिट, जो हम सैटेलाइट से दूर संवेदन करते हैं उसके लाभ क्या है? अधिक क्षेत्र का चित्रण करते हैं, ज़्यादा क्षेत्र कवर कर रहा है, क्योंकि दूर से अगर किसी चीज़ को, क्योंकि ये तो कई हज़ारों किलोमीटर से ऊपर से देखती हैं तो अधिक क्षेत्र को कवर करेंगे। शीघ्र है और रिपीटेटिव है, मतलब पुनरावृत्ति भी हो जाती है और शीघ्र भी हो जाता काम। और इसका दोष लिखना हो तो हमें काफ़ी उच्च तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी, हर किसी बात बस की बात नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाली वीडियो के लिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।